हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम अपनी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अलग अलग शिफ्ट के इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीजीएल में पूछे गए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये 21 सितंबर की पहली शिफ्ट है। इसी तरह की और सारी शिफ्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं 21 सितंबर की पहली शिफ्ट में किस तरह से जीके जीएस के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि चाबहार परियोजना पूछी गई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाबहार परियोजना जो है वो कहाँ पे है। चाबहार बंदरगाह परियोजना ये है ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी में ये बनाया गया है। तो ये इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, टू बूस्ट रीजनल ट्रेड। तो क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना चाबहार बंदरगाह परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन आता है हमारा, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कौन सी सरकारी पहल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर केंद्रित है। ऐसी कौन सी सरकारी पहल है या फिर योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर केंद्रित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे हम PMJSYV के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य को मान्यता देने के लिए किस प्रमुख कानूनी ढांचे के साथ संरेखित होना चाहता है। तो ये किसके साथ संरेखित होना चाहता है या फिर ये किस अधिनियम से आया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर पहला है सूचना प्रौद्योगिकी नियम अधिनियम 2000। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो ये अधिनियम लाया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। तो भारत के द्वारा लागू करने वाला जो पहला राज्य बना वो उत्तराखंड था। इससे पहले भी यूसीसी लागू हुआ था, पर वो गोवा में हुआ था, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो ये भारत के अंडर कंट्रोल में नहीं आती, तो इसलिए जो है यूसीसी लागू करने वाला जो भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना वो उत्तराखंड बना। जो गोवा है वो पुर्तगालियों के द्वारा उन्होंने यूसीसी लागू करी थी। तो आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है लोगों से, तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना और गोवा जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था, गोवा में यूसीसी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो है पार्मा कल्चर जो अक्सर समाचारों में आता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो पर्मा कल्चर है वो अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ में बना रहता है, तो वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर चौथा, टिकाऊ कृषि पारिस्थितिक तंत्र का एक विकास करता है। तो इसी से ये संबंधित है, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो पर्मा कल्चर इसी से संबंधित है, मतलब कि वो जो है जैविक कृषि या फिर कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को और अच्छा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, चंबल के बीहड़ भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो चंबल जो है हमारा कहाँ मतलब किस जगह पे फैला हुआ है, तो आप जानते होंगे चंबल हमारा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास जगह वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो चंबल के बीहड़ वहाँ पे ही है, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है और घने घने पेड़ पौधे हैं, सूखी रेत है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि चंबल की बीहड़ राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के आसपास वाले क्षेत्रों में अधिक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है बोनालू त्योहार को पहली दर्ज उत्पत्ति हैदराबाद में किस बीमारी के प्रकोप से जुड़ी है। तो बोनालू फेस्टिवल जो होता है वो किस बीमारी के प्रकोप से जुड़ी हुई है। तो ये जो है प्लेग, तो प्लेग बीमारी से ये जुड़ी हुई है। तो हैदराबाद या फिर तेलंगाना में लोग इस फेस्टिवल को प्लेग से या फिर प्लेग को दूर करने के लिए इस त्यौहार को विशेष रूप से मनाते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि ये त्यौहार मनाने से जिन भी लोगों को प्लेग है वो विशेषकर रूप से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, बोनालू त्यौहार जो है वो हैदराबाद या फिर तेलंगाना में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस बीमारी के प्रकोप से जुड़ी है, तो ये प्लेग से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है हो सकता है आपके CHSL एग्जाम्स में या फिर MTS एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यू स्टेटमेंट बेस्ड हों। तो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हम देखेंगे कि सारे कथन पर देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है हमारा, किले में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं हैं। दूसरा है हमारा स्टेटमेंट, द्वितीय है, किले के परिसर में 19 मुख्य मंदिर शामिल हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें कि 1, 2, 3 मतलब कि तीनों कथन जो है हमारे सही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें ये तीनों कथन सही रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रेष्ठ लंबी कूद खिलाड़ी आमतौर पर अपनी दौड़ को कितने कदम चलते हैं? तो श्रेष्ठ जो लंबी कूद खिलाड़ी जो है आमतौर पर अपनी दौड़ के कितने कदम चलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 18 से 22 कदम। तो 18 से 22 कदम चलने के बाद वो अपनी दौड़ को जो है पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, इन इन एंशियंट चनहुदड़ो वॉज प्राइमरली अ सेंटर फॉर। तो प्राचीन भारत में चनहुदड़ो मुख्य रूप से निम्नलिखित का केंद्र था। तो निम्नलिखित का किसका केंद्र था? तो ये था ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा, ब्रेड मेकिंग का। तो ब्रेड मेकिंग का ये हमारा केंद्र था, मनका बनाने का जो है हमारा केंद्र था प्राचीन भारत में चनहुदड़ो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको भी हम देखते हैं। इसमें प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है हमारा, राष्ट्रकूटों ने कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए कई अधिनियम चलाए। और दूसरा कथन आप देख रहे हो कि दूसरा कथन है हमारा, प्रतिहार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में स्थित थे, जबकि पाल पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में स्थापित थे। तो ऊपर में से कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला कथन ही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है, 1829 में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया था? तो ये जो सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे पेश किया था 1829 में। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। इसमें पूछा गया है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की भागीदारी किस तरह से थी? तो उसमें हम देखेंगे, जो पहला हमारा स्टेटमेंट बनता है, भारत ने निशानेबाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती में पदक जीतने, उसमें उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण भी शामिल था। क्या ये सही है? या दूसरा देखते हैं, जो कि है हमारा, साइना नेहवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला एकल बैडमिंटन में स्पर्धा में भाग लिया था। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन ही हमारे जो सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेन वॉटसन की पुस्तक द विनर्स माइंडसेट में प्रस्तुत मूल दर्शन को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करता है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो कि शेन वॉटसन की पुस्तक, शेन वॉटसन एक क्रिकेट प्लेयर थे, आप सभी जानते होंगे, शेन वॉटसन जो है उनकी पुस्तक द विनर्स माइंडसेट में प्रस्तुत मूल दर्शन को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करता है। तो उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था? तो उन्होंने अपनी बुक में एक मूल रूप से लिखा था, विशिष्ट खेलों में मनोवैज्ञानिक लचीलापन और रणनीति अनुकुशलता शालीन है, मतलब साइकोलॉजिकल रिलायंसेंस एंड स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी इन एलाइट स्पोर्ट्स। तो ये कथन उनकी बुक में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित सही विकल्प चुनें। तो 38वां राष्ट्रीय खेल, जैसा आप सभी को पता होगा, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल जो है, हम देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सही बैठता है। तो पहला कथन है, 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। और दूसरा कथन है हमारा, दूसरा कथन, यह राज्य में कई शहरों में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, बोथ, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला भी सही है कि 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में शामिल हुआ था, और ये उत्तराखंड के जो है कई सारे शहरों में पहला बार यही आयोजित किया गया था, तो पहला ही संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द राज्यसभा स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249 अलाउड टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन लिस्ट सब्जेक्ट। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति है कि संसद को किस सूची में
जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो ये है स्टेट की सूची में, मतलब स्टेट की राज्य सूची में आप कानून बना सकते हैं आर्टिकल 249 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट अभिकथन है, ए कारण है, ए और आर से निम्नलिखित को कथन को ध्यान से पढ़िए और उस पे आंसर एक क्लिक कीजिए। तो अभिकथन, स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर्स का विकास पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर और अंतरिक्ष यान को व्यवहारिकता के लिए आवश्यक है, जिन्हें कक्षा में कई इंजनों में प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। ये जो अभिकथन हो गया, क्या ये इसका आर कारण हो सकता है? तो इसका आर जो है वो हम देखेंगे कि स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर्स जो है निर्वात स्थितियों में अत्यधिक विश्वसनीय और पुनर्वर्ती प्रज्वलन क्षमता प्रदान करते हैं, जो जटिल मिशन प्रोफाइल के दौरान इंजन को बार बार पुनः आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं सीजीएल के एग्जाम्स में, जो कि बहुत रेयर है कि आपने कभी पढ़ा हो या फिर इसके बारे में सुना हो। तो फिलहाल इसका आंसर जो बनता है हमारा, वो पहला ही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही जो है सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है अंतरराज्यीय परिषद, जो कि है ISC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन हम देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। अंतरराज्यीय परिषद का नेतृत्व तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा बी वाला है, यह विवाद यह विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण के बजाय एक अनुशासनात्मक निकाय के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए और दो दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये कॉनकेव लेंस होता है, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस होता है आपका राइट आंसर। विच मिरर टाइप इन यूज्ड इन सोलर जो है फर्नेस टू फोकस सनलाइट, तो सनलाइट को फोकस करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, जो अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, लावणी महाराष्ट्र का एक लयबद्ध और कामुक लोकनृत्य है, इसके साथ कौन सा पारंपरिक ताल वाद्य बजाया जाता है? तो लावणी जो है लुक एक तरह से हमारा जो है लोकनृत्य है और ये महाराष्ट्र में होता है, तो इसके साथ जो है वो ढोलक बजाया जाता है या फिर ढोलकी बजाई जाती है, तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे, इसके साथ ढोलक बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ए उसका अभिकथन है और आर उसका कारण है, तो इसको बताना है आपको कि जो ए है, जो आर है, वो सही है ए के लिए या फिर सही नहीं है ए के लिए। तो ए हम पढ़ेंगे पहले, तो ए में कहा गया है कि स्वायत्तता निवास जो है स्वायत्तता निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल ये दोनों सही है। तो ए में जो बात कही गई है, आर उसके लिए एकदम सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर का सही स्पष्टीकरण है ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी जो है अभिकथन और आर के जो है रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ए हम देखेंगे, वैश्विक व्यापार सुगमता EODV रैंकिंग में व्यवसाय शुरू करने को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? व्यवसाय शुरू करना उन 10 संकेतकों में से एक था जिन पर विचार किया गया था। तो क्या ये सही है? ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ए जो है वो हमारा गलत है, लेकिन आर जो है वो हमारा सही है कि व्यापार शुरू करना उन 10 संकेतकों में से एक था जिन पर विचार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, What lead to regional disparity despite the overall success of the Green Revolution? हरित क्रांति की समग्र सफलता के बावजूद क्षेत्रीय असमानता का कारण क्या था? तो क्षेत्रीय असमानता का कारण था, जो आप देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा HYC एक्सिस restricted to well irrigated regions। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो अच्छी ब्रीड की सीड थी वो हर जगह उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए हरित क्रांति का जो बहुत अच्छा सफल माना गया था, वो कई जगहों पे बहुत अच्छी दिखने को मिली थी, तो कई जगहों पे बहुत अच्छी नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के सीड थे वो बहुत जगह नहीं पहुंच पाए थे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण एशियाई में भारत के सबसे अधिक रामसर स्थल है। क्या ये सही है? दूसरा कथन, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक रामसर स्थल भी है। क्या ये सही है? या फिर तीसरा, भारत में सभी रामसर स्थल तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो क्या ये सही है? तो पहला और दूसरा ही हमारे सही है कि दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक रामसर साइट है और केपुल लामजाओ जो है वो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये भी एक रामसर साइट है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं और इस शिफ्ट का हम आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि 25 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। तो इसमें पूछा गया है, विच टाइप ऑफ शेल अलाउज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ ईएसयू ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स। किस प्रकार की बिक्री में पीएसयू के स्वामित्व का अधिकांश हस्ताक्षर निजी हाथों में हो जाता है? तो ये किस प्रकार से होता है? तो ये अल्पसंख्यक बिक्री मतलब माइनॉरिटी सेल्स या माइनॉरिटी सेल्स होती है। तो जो है पीएसयू के स्वामित्व का अधिकांश हस्ताक्षर निजी हाथों में हो जाता है। तो ये हमारा पहला जो शिफ्ट था 21 सितंबर का, तो उस तरह से हमने पहले शिफ्ट का 25 क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले शिफ्ट की तरफ, 21 सितंबर के तीसरे शिफ्ट की तरफ। इसी तरह हम अलग अलग शिफ्ट का जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अब ये हमारा नेक्स्ट शिफ्ट 21 सितंबर का नेक्स्ट शिफ्ट मतलब कि तीसरा शिफ्ट, इसमें हम देखने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चन। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पूछा गया है, ना तो चोल और ना ही चेर राजवंश सीधे तौर पर निम्नलिखित की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। तो किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार थे? तो बहमनी साम्राज्य के लिए ये जिम्मेदार थे। तो ना ही चोल और ना ही चेर राजवंश जो है वो बहमनी साम्राज्य को स्थापना के लिए जिम्मेदार माने गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के रूप में किसे जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, किस सरकारी योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी जीविका का साधन खो दिया है? तो ऐसा कौन सा जो है सरकार के द्वारा जो है परियोजना लाई गई है कि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पैसों की सहायता प्रदान करना जिन्होंने अपनी जीविका को खो दिया है? तो ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो जिसे हम कहेंगे IGNO APF। तो IGNO APS इसका जो मूल उद्देश्य है वो उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो कि ओल्ड एज हो गए हैं और उन्होंने अपनी जीविका का साधन खो दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल सम्राट जो है वो पेत्रा ड्यूरा या फिर पत्थर जड़ना तकनीक और भारतीय वास्तुकला में दोहरे गुंबद को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन जाना जाता है? शाहजहां। पेत्रा ड्यूरा या फिर पत्थर जड़ना तकनीक ये है शाहजहां के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो उसी टाइम के लिए ज़्यादा लोकप्रिय था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, त्वरित न्याय वितरण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस तकनीकी प्रयोग प्रगति को स्पष्ट रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। तो गवाह की गवाही की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे HE प्राबो सुबंतो। तो ये आप याद रखेंगे, ये इंडोनेशिया से आए हुए थे, तो इंडोनेशिया से संबंधित है प्रुवंतो सुबिंतो। तो 2025 में जो जो हमारा रिपब्लिक डे है उसके मुख्य अतिथि बने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, भारत में स्थित ताप विद्युत स्टेटर जो है तालचेर स्थित है। तो तालचेर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सी भूजैविक संरचना बड़े पैमाने पर और व्यापक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूजल भंडारों की मेजबानी करती है? तो कौन करती है? ये करती है असंगठित संरचना। तो असंगठित संरचना जो है ये ही करती है भारत में भूवैज्ञानिक संरचना बड़े पैमाने पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के धार जिले में भगवान धारनाथ की औपचारिक शोभा यात्रा की स्थानीय रूप डैश को कहा जाता है? तो किस भगवान जो है धारनाथ की औपचारिक शोभा यात्रा
इसको स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है? तो छबीना बोला जाता है। तो छबीना बोला जाता है। मध्य प्रदेश के धार में जो स्थित भगवान धारनाथ की औपचारिक शोभा यात्रा होती है उसे छबीना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में ऋक शब्द का अर्थ क्या है? तो ऋक शब्द का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पवित्र भजन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में ऋक शब्द के लिए। तो ऋग्वेद में जो ऋक शब्द होता है उसका ही मतलब होता है पवित्र भजन करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, बास्केटबॉल में व्यक्तिगत फाउल के रूप में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो मुख्य रूप से इनमें से क्या शामिल होता है? सक्रिय खेल के दौरान अवैध शारीरिक संपर्क। तो ये आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। सक्रिय खेल के दौरान अवैध शारीरिक का संपर्क मतलब कोई भी अगर बास्केटबॉल खेल रहा है तो बॉल के अलावा किसी भी प्लेयर को आप हाथों से पैरों से टच नहीं करेंगे। अगर टच करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत फाउल हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी होते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, तो आप उसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीएचएसएल या फिर एमटीएस वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये मेरा कराने का पर्पस भी यही है कि आप अच्छे से अपने सीएचएसएल एग्जाम और एमटीएस एग्जाम को दे पाएँ, ताकि आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न पता चल सके और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके आंसर किस तरह से हैं। इस तरह से आप समझ कर अच्छे से क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगला नेक्स्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के केंद्रीय विधायिका के 2 सदनीय बनाया, जिसने जो है राज्य परिषद और डैश शामिल थे। तो राज्य परिषद शामिल था और कौन शामिल था? केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की केंद्रीय विधायिका को 2 सदनी बनाया, जिसमें कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा ये दोनों ही शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि आप देख पा रहे हैं, लंदन 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में विजय कुमार के प्रदर्शन के किस महत्वपूर्ण कारक को अलग किया? तो किस कारक को अलग किया? उन्हें छठे चरण में बराबरी पर चल रहे प्रतिद्वंदी को पछाड़कर अंतिम चरण में प्रवेश किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, लंदन 2012 ओलंपिक से ये पूछा गया है, तो ऐसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं ओलंपिक से। तो आप ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाल फिलहाल के ओलंपिक मत देखिएगा कि 2024 में ओलंपिक हुआ, 22 में हुआ, 18 में हुआ, तो इस तरह के ओलंपिक मत देखिए। आप थोड़े से पीछे चले जाइए, जैसे 2012 में हुआ, 2016 में हुआ, 2008 में हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ओलंपिक के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनसे जुड़े हुए जो इंडियन प्लेयर हैं उन पे आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की पुस्तक 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह उपन्यास काल्पनिक शहर मैकोंडा में ब्यूंडिया परिवार के उत्थान और पतन का वर्णन करते हैं और जादुई यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, यह 20वीं सदी में कोलंबिया की राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित एक रेखीय ऐतिहासिक जो है विवरण प्रस्तुत करता है। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसका कथन पहला ही सही हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे सकते हैं कि ये पुस्तक से आपको क्वेश्चन पूछा गया और पुस्तक के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें किस बारे में बताया गया, पुस्तक के में क्या लिखा गया था। तो इस टाइप के कुछ अटपटे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में अगर न समझ में आए तो आपको ईजिली होगा कि आप उसे छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है AIFF कैलेंडर के अनुसार भारतीय फुटबॉल सीजन 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है AIFF कैलेंडर के अनुसार? तो इसमें पहला, डूरंड कप 2024 एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 26 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में खेला गया। या फिर दूसरा जो कथन है हमारा, आई लीग 3 और जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टीयर 1 और 2 दोनों एक ही कैलेंडर महीने में आयोजित होंगे। तो सिर्फ पहला ही आंसर हमारा सही है कि डूरंड कप 2024 एशिया का सबसे पुराना और फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि 26 जुलाई से 31 अगस्त लगभग 6-7 दिनों के लिए ये खेला गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आता है हमारा, वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में डैश कटौती की जा सकती है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंट की कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में प्रेसिडेंट की कटौती की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन आता है, जो कि है स्टेटमेंट और कारण से क्वेश्चन आता है। ए अभिकथन है और आर उसका कारण दिया हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे
इसरो द्वारा एरोस्पेस घटकों की संरचना को भार वितरण के अनुकूलित करने के लिए जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आर इसका जो है वो रीजन देता है। जनरेटिव डिजाइन उपकरण विशेष रूप से ईएसएलवी प्रकारों में प्रयुक्त क्रियोजेनिक ईंधन टैंकों के मॉडलिंग के लिए विकसित किए गए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा राइट? कृष्ण आप देख पा रहे होंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब कि ए जो है हमारा अभिकथन सही है और आर उसका जो कारण दे रहा है वो कारण जो है पूरी तरह से गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारत में राज्य और उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यदि एक यदि किसी राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया हो तो उसे आंतरिक उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन देखेंगे तो दूसरा कथन है, कोई भी राज्य केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकता। तो कौन सा कथन जो है हमारा राइट हो जाएगा? कथन ए और दो दोनों सही है। तो इसमें आप दोनों कथन देख पा रहे होंगे, दोनों कथन ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तापन तत्व के रूप में आमतौर पर नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? यह उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक प्रदान करता है। इसमें हाई रेसिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है थोड़ा मुख्यतः समुदाय द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा मुख्यतः किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये राजपूतों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है अभिकथन और रीजन से। जब किसी देश के लोगों की वास्तविक स्थिति की बात आती है तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वास्तव में पूरी कहानी नहीं बताता। तो इसका जो रीज़न देखते हैं, ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यह मशीन की टूट-फूट, प्रदूषण या यहाँ तक कि लोगों के बीच धन के वितरण जैसी बातों को ध्यान नहीं रखता। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि जीडीपी जो है पूरी तरह से रियल चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि वो उस चीज़ों को नहीं ऐड करता। तो ये दोनों ही सही हैं। आर, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर, ए का सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है। तो जैसा आपने देखा ये दोनों ही सही हैं, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, कैसे वैसी क्वेश्चन आते हैं अभिकथन और रीजन से। तो अभिकथन है, 400 से ऊपर के एक्यू मान को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा स्तर स्वास्थ्य व्यक्तियों पर भी क्वेश्चन संबंधी प्रभाव डालते हैं। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1960 से 1990 के दौरान उर्वरक सब्सिडी एक दोधारी नीतिगत साधन क्यों थी? क्योंकि उन्होंने उत्पादकता का समर्थन किया लेकिन अक्सर अमीर किसानों को लाभ पहुंचाया। इसलिए 1960 से 1990 के दौरान उर्वरक सब्सिडी जो है वो अच्छा साधन नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हरित हाइड्रोजन मिशन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन में उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाया। दूसरा है, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन ट्रिलियन जो है मेट्रिक टन उत्पादन करना है। तीसरा है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो हम देखेंगे पहला और तीसरा कथन जो है सही है। ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है इस शिफ्ट का। इसमें पूछा गया है, द टर्म्स नवरत्न इन अ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म रिफर्स टू। सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में नवरत्न शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है बेहतर प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक उद्यमों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस ग्रांटेड ऑटोनॉमी फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं हम अपने अगली शिफ्ट का क्वेश्चन। ये जैसे आप दिख पा रहे होंगे, ये 13 सितंबर की पहली शिफ्ट के ये सभी क्वेश्चन है जीके जीएस के। तो ये देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ग्वालियर सिख जो किला है, ग्वालियर का किला, उससे रिलेटेड है। पहला है, यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एक पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ है। दूसरा कथन कहता है, इसके दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थंकरों के जटिल नक्शा दिसार चट्टान कट मंदिर है। तीसरा कथन है, किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थ स्थल का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों कथन जो है वो एकदम राइट है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से दो व्यापक प्रकार बताए गए हैं? तो कौन से दो प्रकार बताए गए हैं? तो वो है सगुण और निर्गुण। ये जो है भक्ति परंपरा के दो प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जो कि आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्नामाचार्य से भारतीय भक्ति संगीत में योगदान का सबसे प्रयुक्त वर्णन करता है? तो कौन सा वर्णन करता है? भक्ति और समानता को बढ़ावा देने वाले 32,000 से अधिक गीत लिखे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हॉकी खिलाड़ी स्टिक्स के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों कर सकते हैं? जो हॉकी खेल का स्टिक होता है उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही तरफ से बॉल को मारा जाता है, दूसरी तरफ से क्यों नहीं मार सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान उछाल को रोकता है और एक समान पलटाव सुनिश्चित करता है। जैसे कि दूसरी तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है उससे अगर बॉल को मारेंगे तो वो काफ़ी बाउंस करेगा, इसलिए उस तरफ से नहीं मारा जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन किया? तो क्या परिवर्तन किया था? उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया था। तो ये परिवर्तन किया था। आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने डैश के समय के साथ पुरुषों की 400 मीटर दौड़ चौथा स्थान प्राप्त किया, भारतीय रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? तो वो टाइम पीरियड था 45.6 सेकंड। तो ये आप याद रखेंगे, वो कौन सा टाइम पीरियड था? वो टाइम पीरियड था 45.6 सेकंड। आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की हालिया 2024 में आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधा सुधारों को सही ढंग से दर्शाता है? तो पहला कथन है, भारत उज्बेकिस्तान BIET स्थानीय उपायों का उपयोग किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति देता है। या फिर दूसरा जो कि है, राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक केवल स्मार्ट शहरों को रैंक करता है और निजी निवेश संकेतकों को शामिल नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नाइदर फर्स्ट नॉर 2 इज करेक्ट। तो इसमें दोनों ही सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप, जो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा, जो कि है नाइदर फर्स्ट नॉर 2 इज करेक्ट। ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। आगे है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन संदीप जौहर द्वारा लिखित हर्ट अ हिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है संदीप जौहर द्वारा लिखित हर्ट अ हिस्ट्री बाय संदीप जौहर के लिए एडगर पुरस्कार से संबंधित है? तो यह है गैर काल्पनिक स्मरण एडगर पुरस्कार के लिए अयोग्य, नॉन फिक्शनल मेमोरियर इनएलिजिबल फॉर एडगर अवार्ड्स। आगे है अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? तो कैसे? कठोर चट्टानों की वजह से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश की तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया था? ये किसने किया था? राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है ये। वो किसने किया था? राजीव चंद्रशेखर ने किया था। आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था 2001 से 2011 के बीच। तो ये नागालैंड स्टेट में देखा गया था। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बहुत अच्छे से बताता है। यही जो है प्राकृतिक वृद्धि की दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन पूछा गया, पहला स्टेटमेंट है, SSLV D2 ने EOS 07 जो है जेनोस 1 और अजादिष्ट SAT-2 को पूरी तरह से द्रव प्रदोदन द्वारा संचालित 3 चरणीय वाहन का उपयोग करके 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया। कथन दूसरा है, SSLV D2 मिशन ने कम समय और सीमित जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के साथ तीव्र तैनाती क्षमता का प्रदान किया। इसमें से कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें दूसरा कथन एकदम एक्यूरेट राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन दूसरा ही ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलोमेरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो टेलोमेरेज एंजाइम जो है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टेलोमेर का लंबा होना।
तो इसकी वजह से टेलोमेर जो है ये लंबा होता है, टेलोमेरेज एंजाइम की वजह से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतरराज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? सहकारिता आयोग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। खाना पकाने के लिए प्रायः बर्तन तांबे के तल वाला क्यों बनाए जाते हैं? ऊष्मा जो है, तांबा ऊष्मा का अच्छा संवाहक है जो समान ताप सुनिश्चित करता है, मतलब कि तांबे में ऊष्मा का अच्छा संचालन होता है जिससे कि एक समान तापमान हमेशा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में असमान नागरिक संहिता यूसीसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो एक समान व्यक्तिगत कानून को उपलब्ध कराना, यही है समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कृषि अवसंरचना कोष एआईएफ के लिए किसके लिए सहायता प्रदान की गई? तो कृषि लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस और इसका रीज़न आ गया है। ये इस वाले क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम में लिखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा अपने सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम के लिए। तो अभिकथन जो है वो हमारा क्या कह रहा है? भारत औद्योगिक भूमि बैंक जीआईएस आधारित जानकारी प्रदान करता है। इसका कारण जो है वो है उसका प्रबंधन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो क्या ये सही रीज़न दे रहा है? तो इसका आंसर है पहला जो कथन है, अभिकथन, वो सही है, लेकिन जो आर है वो असत्य है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कथन है, अभिकथन, वो एकदम ट्रू है, पर जो वो रीज़न दे रहा है इसका प्रबंध खान मंत्रालय करता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 के वैश्विक शांति प्राप्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें जो पूछा गया है कि 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 की वैश्विक शांति प्राप्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की खराब स्थिति जबकि सैन्यकरण में सुधार हुआ, तो यही दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2025 के लिए भारत में अद्यतन जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना SAPCC के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूल के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ? तो कृषि और जल संसाधन को। आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के वस्त्र उद्योग की अनूठी विशेषताओं का सही ढंग से उजागर करता है? ये संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भरता देता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स है, आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल इनेबल्स टू प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 263। आगे है इस शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि यह है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है, वायुमंडल परतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं संताप मंडल में होती है, ओजोन परत मुख्यतः शुभ मंडल में पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो इसमें से हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये दोस्तों अपने अगले शिफ्ट पे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 22 सितंबर का पहला शिफ्ट है 9 बजे वाली। इसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है कौन-सा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान, मंगल ऑर्बिट मिशन। मंगल में जो ऑर्बिट है उसके एंटर करना, ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच का मिशन अंतर्ग्रह मिशन होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिक्स देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ब्रिक्स कंट्री में ऐसा कौन-सा कंट्री है जिसकी तटरेखा कोस्ट लाइन जो है सबसे ज़्यादा लंबी है? तो ज़ाहिर-सी बात हो जाएगी रसिया। रसिया की जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच इंडियन मार्शल आर्ट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ फ्लेक्सिबल शॉर्ट कॉल्ड उर्मी? तो ऐसा कौन सा मार्शल आर्ट है जिसको उर्मी नामक लचीले तलवार का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा हमारा, आप देख पा रहे होंगे, कलारी पट्टू। तो कलारी पट्टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लचीले तलवार का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, 1952 में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला किस शहर में जीती थी? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1952 में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था, वो श्रृंखला किस शहर में खेली गई थी? तो वो चेन्नई में खेली गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आदिवासी समुदाय वांगला त्योहार मनाता है? तो वांगला फेस्टिवल जो है कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? तो ये हो जाएगी गारो कम्युनिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है?
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, मतलब इसी को अपडेट करने के लिए या फिर इसमें थोड़े से चेंज करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो दोनों का उच्च न्यायालय है वो एक ही जगह पे है, तो वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को किससे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है जाएगा न्यायमूर्ति अरुण पिल्ली। तो न्यायमूर्ति अरुण पल्ली इनका नाम हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर 2025 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, भारत में शोला पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में शोला पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। पहला आप देख रहे होंगे तो और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, दूसरा है घास के मैदानों में विस्तृत क्षेत्रों से घिरी घाटियों के अवसादों और तहों में पेड़ों की वृद्धि, तीसरा है घनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व होना। तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट है, कौन सा? ये वाला। घास के मैदानों में विस्तृत क्षेत्रों में घिरी घाटियां के अवसादों और तहों में पेड़ों की वृद्धि हो जाती है इन सब चीजों से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, चित्तौड़गढ़ के किले में मूलतः लगभग कितने जल निकाय मौजूद हैं? तो कितने जल निकाय मौजूद हैं? तो 84 जल निकाय जो हैं वो मौजूद हैं। तो चित्तौड़गढ़ के मूलतः किले में कितने जल निकाय मौजूद हैं? तो 84। तो जैसा आप कई शिफ्ट में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग शिफ्ट में किले से काफी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किले हो गए, दुर्ग हो गए, इंडिया में जो भी फेमस हैं, आप उसको अपने CHSL एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ के जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके CHSL और MTS एग्जाम के लिए। जो भी किले हो गए, दुर्ग हो गए, तो उनके लिए आप पढ़ के जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एक क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को ज़रूर मिल सकता है। अगला है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा हमारा 10 मंडल में विभाजित है ऋग्वेद। आगे है अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक दक्षिण भारतीय गांवों के संदर्भ में उर शब्द का क्या तात्पर्य है? उर शब्द का तात्पर्य है ग्राम सभा या फिर ग्राम परिषद। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा या फिर ग्राम परिषद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय कानून को संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट 1833 के जो है अनुरूप किया गया था भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ने 2016 के खेलों में डैश में अपना पहला ओलंपिक पदार्पण किया, जिसने एक शताब्दी से भी अधिक समय के बाद इस खेल में ओलंपिक की वापसी हुई। तो कौन सा था वो? गोल्फ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें पूछा गया है, द एब्सोल्यूटली ट्रू डायरी ऑफ द पार्ट टाइम इंडियन पुस्तक के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। तो इसमें कथन दिया गया है, अपनी अनोखी कला शैली और अमेरिकी ऐतिहासिक साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण इसे उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। दूसरा है स्टेटमेंट हमारा, इस उपन्यास के मूल अमेरिकी पहचान और युवा संघर्षों के गहन चित्रण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पुस्तक पुरस्कार जीता। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वित्त आयोग है 280 में, आर्टिकल 280 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे तैसे हम हाइड्रोजन परमाणु के ब्रह्म मॉडल में उच्च स्तर बड़े बड़े n मानों की ओर बढ़ते हैं, तो क्रमिक स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर जो है लगातार घटता रहता है। तो जैसे जैसे हम जो है ऊर्जा स्तरों में n मानों की ओर बढ़ेंगे, उनका जो है बीच का ऊर्जा अंतर घटता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर अपने समग्र लिंग अंतर को कम करने में आगे की ओर बढ़ रहा है? तो उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्तमान में ऐसा क्षेत्र है जो कि समग्र लिंग अंतर को कम करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP को मापते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे बाहर रखा जाता है? तो उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो GDP को मापने के लिए इंटरमीडिएट गुड यूज्ड का प्रोडक्शन जो है वो ऐड नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द परफॉर्मेंस इस सेगमेंट ऑफ पाइका नृत्य। तो पाइका नृत्य किस तरह से होता है? उसका पहला
खंड कौन-सा है, फिर दूसरा खंड, फिर ऐसे करके आपको पाई का डांस अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। तो इसमें आप देख पाएँगे ये इन्होंने सब लाइन से रखा है 1, 2, 3 और 4 तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। पहले युद्ध शंख बजाना होता है, फिर ढाल तलवार की लड़ाई का अभ्यास होता है, फिर कलाबाजियाँ होती हैं और फिर सामूहिक विजय उद्देश्य जय जगन्नाथ की प्रार्थना की जाती है या फिर जोर से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बीकाजी कामा को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है विशाखापट्टनम में किस पहल का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की समावेशी संस्थान उपलब्ध कराना है? तो किसका है उद्देश्य? ऑल एबिलिटीज पार्क का उद्देश्य है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किरण मजूमदार शॉ की उपलब्धि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है वह किसी शीर्ष बायोटिक कंपनी का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन 1950 से 1990 के बीच भारतीय कृषि के संरचनात्मक परिवर्तन की विफलता का सबसे अच्छे तरह से दर्शाता है? तो 65% से जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यही भारतीय कृषि के संरचनात्मक परिवर्तन की विफलता को अच्छी तरह से दर्शाता है। आपका जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से इन सारी क्वेश्चन को समझ लिए होगा और देख भी लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए। लेवल थोड़ा सा इससे लो रहेगा सीएचएसएल एग्जाम का, पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। तो इस वीडियो का सिर्फ इतना सा मीनिंग था कि आप इस क्वेश्चन को पैटर्न को देखें और अपने सीएचएसएल एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन आप जहाँ से भी अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुक ले सकते हैं, तो उस तरह से पढ़कर आप अपने सीएचएसएल एग्जाम को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आज का हमारा इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है आपको अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पे की गई थी। दूसरा है यह अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा कथन है इसमें राज्यों के बीच अनुपालन लागू करने की शक्तियां होती हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देखेंगे, इसमें कथन है पहला और दूसरा कथन ही सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉप 100 जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो ये सीजीएल एग्जाम में पूछे गए टॉप 100 क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे आपको सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और सीजीएल के और भी आने वाले शिफ्ट के क्वेश्चन आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसएससी बुक एचबी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।